प्यारे साथियों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ें और केशवानंद भारती वाद विवाद ना पढ़ें, केशवानंद भारती केस ना पढ़ें, यह संभव ही नहीं है। अगर हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ी और केशवानंद भारती का केस सामने नहीं आया तो यह लगभग हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, जिस केस की वजह से भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा गढ़ी थी, मूल ढांचे की परिभाषा गढ़ी थी। क्या था यह मसला, क्यों आज ये खास हो गया, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहां चर्चा कर रहा हूं। आज से एक दिन पहले मेरे प्यारे साथियों, केशवानंद भारती जी दिवंगत हो गए 79 वर्ष की उम्र में। ये कौन थे, आइए तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। बच्चों ने बहुत सारी डिमांड करी थी इस सवाल के बारे में कि सर इस सवाल को आप प्रॉपर तरीके से डिटेल में लेके आइएगा, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए अगर केशवानंद भारती जी की, पूरा मसला समझाएंगे। इंडियन पॉलिटी आपके आंखों के सामने से होकर निकल के जाएगी। तसल्ली से बैठिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको लिखनी होंगी। चूंकि केशवानंद भारती जी जो हैं वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो संभव है कि उनसे संबंधित सवाल पूछ लिया जाए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, यह सवाल आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह समझ लीजिए। आइए तो मैं थोड़ा बेसिक से बताता हूं आप लोगों को। शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या है कहानी? कहानी है केरल राज्य की। मेरे प्यारे साथियों, केरल राज्य की कहानी है। केरल राज्य ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया। लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया। कब पास किया मेरे प्यारे साथियों? लैंड रिफॉर्म एक्ट इनके द्वारा 1969 में पास किया गया केरल सरकार के द्वारा। इस लैंड रिफॉर्म एक्ट में इन्होंने क्या कहा कि जो भी जमीन है उन्हें हम अपने साथ रख सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान के तहत जब मूल अधिकार की ढांचा दिया गया था या मूल अधिकार दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स, तब मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो भी एक फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31 के तहत उसे फंडामेंटल राइट पढ़ा जाता था। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 31 के साथ साथ आर्टिकल 19 के भाग 1 का सब क्लॉज एफ भी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में व्याख्या करता था। जब भारत का संविधान बना उस समय पर मेरे प्यारे साथियों, हर व्यक्ति को अपने पास संपत्ति यानी कि जमीन रखने के लिए अपना अधिकार होगा, यह संविधान निर्माताओं की सोच थी। मैं चलिए आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं ताकि आप इस सवाल को पूरी गहराई से समझ पाएंगे। इसमें हो सकता है मेरे प्यारे साथियों 25-30 मिनट लग जाए समझने में, तो बैठ जाइए आराम से पेटी पैक करके, क्योंकि पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने डिमांड की है, तो थोड़ा सा इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा जब हमारे यहां अंग्रेज हुआ करते थे ना, तो अंग्रेज क्या करते थे यार कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर लगान लगाते थे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं पड़ता था कि अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उन्हें कर चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भारतवासी लोग हुआ करते थे, गरीब किसान जो हुआ करते थे, वो साहूकार से लोन लेने जाते थे, मनी लेंडर से लोन लेने जाते थे। मनी लेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसको कि किसान की मजबूरी पता होती थी। वो उस मजबूरी का लाभ उठाता था और उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देता था। जब वो लोन उसको देता था तो वो किसान उस लोन से अंग्रेजों का पेट तो भर देता था, लेकिन उस साहूकार के कुचक्र में फंस जाता था। और साहूकार जो है मेरे प्यारे साथियों, उस पर लंबे समय तक ब्याज चलाता रहता था। सामान्यतया यह साहूकार जो होते थे ये बड़े जमींदार होते थे। बड़े जमींदार होते थे तो होता यह था मेरे प्यारे साथियों कि ये इस प्रकार से गरीब व्यक्ति उन साहूकारों के जब ऋण जाल में फंस जाता था तो ऋण चुकाने के लिए कई बार वो अपने बच्चों को बंधुआ मजदूर बना करके उस साहूकार के घर पर रख दिया करता था। मतलब ये होता था मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर बंधुआ मजदूरी जो है वो होने लगती थी साहूकार के घर पर। कई बार उसकी संतानें पूरा जीवन अपने पिताजी का कर्ज चुकाते हुए मर जाया करती थी। ऐसा भी होता था कि जब किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाता था तो मेरे प्यारे साथियों साहूकार उस जमीन को हड़प लेता था।
ऐसा ही हुआ कि भारत जब आजाद होने वाला था उस समय जमींदारों के पास बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, बड़े बड़े हजारों बीघा जमीन, लाखों बीघा जमीन, मतलब कई साहूकार तो ऐसे थे 10-10 हजार 20-20 हजार बीघा जमीन उन साहूकारों के पास थी। अच्छी बात है, जमींदारी आ गई साहब। अब क्या होता है ऐसी स्थिति में, जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपने बच्चों को पढ़ने भी भेजेंगे। पढ़ने भेजेंगे तो भाई पढ़े लिखे लोग, उस समय पर वकालत जो थी वो सबसे अच्छा पेशा मानी जाती थी। वो लोग मेरे प्यारे साथियों वकालत करने बाहर चले जाते थे, बढ़िया बैरिस्टर बन के आते थे। बैरिस्टर बन के आते थे, ये आजादी से पहले की बात बता रहा हूं। बैरिस्टर बन के आते थे और उस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था। उस स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ हो लेते थे। उससे क्या होता था कि भाई हम पार्टी में रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल पार्टी में रह करके अपने जितने भी मसले हमारे खिलाफ बनेंगे उन्हें हम वहीं सुलटा देंगे। ऐसी स्थिति में संपत्ति के अधिकार को इन बड़े बड़े विद्वान लोगों ने मूल अधिकार बना दिया। मतलब भाई जिसके पास संपत्ति है वो उसके पास ही रहेगी, अगर उसका कोई भी खिलाफत हुई तो वो संपत्ति की खिलाफत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। आर्टिकल 32 कहता है यदि आपका मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों मूल अधिकार बना दिया गया संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत। अच्छी बात है, लेकिन नेहरू जी इस चीज से पूरी तरह से वाकिफ थे कि भाई इन्होंने ये काम तो कर दिया खुद के लाभ के लिए। नेहरू जी ने एक विकल्प बना के रखा था। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए वो कौन सी अनुसूची थी जो कि नेहरू जी द्वारा सबसे पहले संविधान संशोधन के तहत बनाई गई थी, जिस अनुसूची में अगर कोई भी नियम डाल दिया गया तो उस अनुसूची में डाले गए नियम को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। जल्दी से कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी से आंसर कर दीजिए और बता दीजिए वो कौन सी अनुसूची थी जिसमें मेरे प्यारे साथियों कोई भी मतलब जो सूचना थी वो डाल दी जाती थी। कमेंट में फटाफट बताइएगा। इतनी बात समझ में आ गई, अनुसूची की बात चलती रही। अब क्या होता है इस अनुसूची के चलते मेरे प्यारे साथियों पूरे देश में इसका विवाद हो जाता है कि भाई ऐसे तो सरकार जितने भी साहूकार हैं या जमींदार हैं उनकी जमीन हड़प लेगी। हुआ भी ऐसा मेरे प्यारे साथियों, भारत में लैंड रिफॉर्म आने शुरू हुए, लैंड रिफॉर्म आने शुरू हुए, भू सुधार आने शुरू हुए, और ऐसी स्थिति में दुनिया के पास जितना भी बड़ा बड़ा क्षेत्र था वो सब की सब सरकार ने अपने अधीन ले लिया और लेकर के उन्हें उन जनता को दे दिया जो कि भूमिहीन थे, उन कृषकों को दे दिया जो कि लंबे समय से कृषि कर रहे थे, खुद की जमीन नहीं थी, उन्हें जमीन सरकार के द्वारा दे दी गई। चलिए ये बात भी हो गई, लेकिन इसी प्रकार का कार्य जब आगे चलता रहा, बिल्कुल अनुसूची 9 थी मेरे प्यारे साथियों जिसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए थे कि भाई मूल अधिकार भी वहां पर उल्लंघन नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में केरल सरकार ने 1969 में क्या किया, अब मैं आपको वो बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार 1969 में एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आई, और वो जो एक्ट लेकर के आई मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह से केरल के अंदर एक मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका नाम क्या था, एडनीर मठ नाम था इसका मेरे प्यारे साथियों। इस एडनीर मठ का, और ये कहां था, मतलब एडनीर मठ था मेरे प्यारे साथियों। इस मठ का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को केरल सरकार ने अपने कब्जे में करने का आदेश दे दिया। एडनीर मठ जो था वो उस समय किनके पास था, तो वो केशवानंद भारती जी के पास था। एडनीर मठ जो था ये किसके पास था मेरे प्यारे साथियों, केशवानंद भारती जी के पास था, और ये असल में जगत गुरु शंकराचार्य के विचारों को मानने वाले थे। असल में ये जो एडनीर मठ है ये टोकटाचार्य नामक एक आचार्य थे, उनका मठ था। मठ बोले तो एक मंदिर समझिए जिसके पास बड़ी सारी संपत्ति थी। टोकटाचार्य जो थे वो शंकराचार्य जी के स्टूडेंट थे। शंकराचार्य जी ने जिन्हें, मतलब मेरे प्यारे साथियों, शंकराचार्य जी ने जिन 4 अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी उसमें से एक का नाम था टोकटाचार्य। टोकटाचार्य के स्टूडेंट थे जिनका नाम था केशवानंद। मेरे प्यारे साथियों, मतलब उसी परंपरा को मानने वाले, टोकटाचार्य की परंपरा को मानने वाले थे केशवानंद, और उन केशवानंद भारती जी का ये वाला मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ।
और इस एडनीर मठ को मेरे प्यारे साथियों केरल सरकार ने रिफॉर्म एक्ट के तहत डालते हुए क्या कर दिया, इसको हड़प लिया, यानी इसके संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। ये जैसे ही बात निकल के आती है तो केशवानंद भारती जी अपना मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और अपने मुद्दे में मेरे प्यारे साथियों लगभग 4 से 5 आर्टिकल वो बोलते हैं। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्टिकल 26 के तहत, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। आर्टिकल 26 के तहत मुझे राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है, यानी कि मुझे अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार करना और उसका अभ्यास करने का मूल अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 26 मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी प्रकार से जो मेरा आर्टिकल 25 तो ये करता है, आर्टिकल 26 कहता है कि मैं अपने रिलीजियस अफेयर यानी कि धार्मिक जो कार्य हैं उन्हें मैनेज कर सकता हूं, मुझे यह भी अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 14 कहता है कि मुझे राइट टू इक्वलिटी प्राप्त है, यानी कि समानता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19 का भाग 1 का सब क्लॉज F कहता है कि मुझे संपत्ति रखने का अधिकार है, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि मैं चाहूं तो संपत्ति खरीद सकता हूं। आर्टिकल 31 कहता है कि मेरे पास में, आर्टिकल 31 जो मूल अधिकार था उस समय तक 1969 में, बोले आर्टिकल 31 कहता है कि मेरे पास में राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि मैं जो है वो संपत्ति खरीद सकता हूं, संपत्ति का मुझे मालिकाना हक मिलना चाहिए। इतने सारे आर्टिकल इन्होंने बता दिए। अब आप पूछेंगे, बोले सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इतने सारे आर्टिकल केशवानंद भारती जी को कैसे पता? आइए बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, केशवानंद भारती जी को कैसे पता? केशवानंद भारती जी के वकील हुआ करते थे जिनका नाम था नानी पाखलीवाल। याद रखिएगा, नानी पाखलीवाल, ये उस समय के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, नानी पाखलीवाल, जिन्होंने इतने सारे मूल अधिकार निकाल के दे दिए कि आप कह रहे हैं कि केवल मूल अधिकार संपत्ति का ही हनन हुआ, मेरे तो इतने सारे हनन हो गए। और नानी पाखलीवाल जो थे मेरे प्यारे साथियों, ये असल में एक और वकील थे जिनका नाम था नामबियार। नामबियार जो हैं इनके जानने वाले थे, और जो नामबियार हैं ये के वेणुगोपाल, कुछ याद आया मेरे प्यारे साथियों? के वेणुगोपाल जो इस समय वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, इनके पिताजी थे। के वेणुगोपाल जो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, इनके पिताजी का नाम नामवियार। नामवियार जी केशवानंद मठ को जानते थे, यानी कि केशवानंद भारती जी को जानते थे। उन्होंने इन्हें नानी पाखलीवाल के पास भेजा और नानी पाखलीवाल मुद्दा लड़ने गए। मेरे प्यारे साथियों, यह मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के मेरे प्यारे साथियों, चूंकि मूल अधिकारों का हनन हुआ था, ऐसी स्थिति में अक्टूबर 31, याद कर लीजिएगा, लैंडमार्क डिसीजन है, कई परीक्षाओं में तो एज इट इज पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 31 1972 से लेकर के मेरे प्यारे साथियों मार्च 23 तक, मार्च 23 1973 तक मेरे प्यारे साथियों लगातार 68 दिनों तक इस मसले पर सुनवाई हुई। कितने दिनों तक? 68 डेज तक इस मसले पर सुनवाई हुई, और 68 डेज के निर्णय के बाद मेरे प्यारे साथियों यहां पर बेंच बैठी 13 सदस्यों की, जिन्होंने अब तक के भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी संसदीय बेंच, जिसमें कि 13 न्यायाधीशों ने बैठ करके निर्णय दिया, और वो निर्णय भी 7 और 6 के मत से दिया गया, यानी 7 एक तरफ 6 एक तरफ। और इस प्रकार से दिए गए निर्णय में मेरे प्यारे साथियों ये पूरा निर्णय केशवानंद भारती जी के फेवर में चला गया। मेरे प्यारे साथियों, केशवानंद भारती जी के पक्ष में 7-6 से दिया गया निर्णय एक लैंडमार्क डिसीजन बना, क्योंकि उस समय जजों ने एक नई व्याख्या गढ़ दी, और उस नई व्याख्या को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा, मूल ढांचा। और उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या कहा गया कि संसद अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए आजाद हो सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और मूल ढांचे के अंदर ये जितनी भी चीजें, मूल अधिकारों की जो सुरक्षा है, ये मूल ढांचों के अंतर्गत आती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक नई संकल्पना निकल के आई,
जो कि पूरी तरह से भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इजाद की गई व्यवस्था थी, जिसे हम मूल ढांचे की व्यवस्था कहते हैं। और ये केशवानंद भारती पीठ जो है ये वापस अपनी जमीन को पाने के लिए कामयाब हुई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इससे सरकार खुश नहीं थी, सरकार खुश नहीं थी। और ऐसी स्थिति में सरकार ने इसके खिलाफ जाते हुए भविष्य में ऐसे मसले ना फंसे, इसलिए संविधान संशोधन ही कर दिया। और 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और आर्टिकल 31 को ले जाकर के एक लीगल एक्ट बना दिया गया, एक मतलब कानूनी रूप से आर्टिकल बना दिया गया और इसे 300A के नाम से जाना गया। तो आर्टिकल 31 से आर्टिकल 300A बनाने के बाद तो यह मूल अधिकार बचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में फिर संविधान के सम्मत आप इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह पूरा मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। मैंने आपके सामने एक एक बात पूरी तरह से निकाल करके सारी जानकारियां लेकर के हाजिर हुआ हूं। अगर यह मसला समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। और अगर थोड़ा सा भी मन करे कि हां ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इस ज्ञान को शेयर भी कर दीजिएगा।